एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखिए हमारी बॉडी में या एनिमल की बॉडी में नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं, इसकी जब मेटाबॉलिज्म होती है, नाइट्रोजन युक्त भोजन होगा, इसकी मेटाबॉलिज्म से नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनेंगे। और जब इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकाला जाएगा तब इसी को कहा जाएगा एक्सक्रीशन। ठीक है। एक्सक्रीशन की डिफिनीशन क्या है? एक्सक्रीशन किसे कहेंगे? नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होगा, भोजन होगा, हम भोजन के रूप में क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। भोजन के रूप में हम लिपिड लेते हैं। भोजन के रूप में प्रोटीन लिया जाता है। ये तीन भोजन मुख्य रूप से। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होता है। लिपिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो मुख्य रूप से यहां पर जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, किसकी हो रही है? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, लिपिड की मेटाबॉलिज्म के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O बन जाता है। ठीक है। और यहां पर आप ये देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ साथ यहां पर नाइट्रोजन युक्त सबस्टेंस भी बनता है, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, एमिनो एसिड हो गया। तरह तरह के यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं। और वो जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकाला जाएगा तो उसी को कहा जाएगा एक्सक्रीशन। और इस प्रोसेस के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाएगा। अलग से आर्गन है जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी आर्गन्स होते हैं। एक्सक्रीटरी आर्गन्स के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाए। समझ में आई बात? तो मेन रूप से क्या है? नाइट्रोजिनस। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने को हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन। तो एक लाइन डिफिनेशन में आप लिख लीजिए। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस सबस्टेंस फ्रॉम दी बॉडी ना को हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट
प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, बेस्ट प्रोडक्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स में एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीशन के लिए उत्सर्जन के लिए एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे किसमें क्या पाया जा रहा है। अब आप हेडिंग बना लीजिए, नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी मटेरियल। नंबर 1 अमोनिया, अमोनिया अमोनिया देखिए, जो ये अमोनिया होता है कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल होता है। एक पॉइंट, ये हाईली टॉक्सिक होता है, अत्यधिक विषैला होता है, जहरीला होता है, और इसे अधिक समय तक बॉडी में रोका नहीं जा सकता। ठीक है, लिख लीजिए, इसे अधिक समय तक बॉडी में रोका नहीं जा सकता है। और जो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे ऐसे एनिमल को क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक एनिमल। अमोनोटेलिक एनिमल, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं। और ये जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है किसमें पाया जाता है, एक्वेटिक एनिमल्स में। कहाँ पे पाया जाएगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनमें पाया जाता है। ये अपनी बॉडी से अमोनिया को जल्दी जल्दी इसको रिलीज करते रहते हैं। एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया मुख्य रूप से एक्वेटिक एनिमल में पाया जाएगा, चाहे वो पोरीफेरा हो, चाहे वह सिलेंट्रेटा हो, चाहे वह फिश हो, चाहे वह एम्फीबिया का लार्वा हो। जो एक्वेटिक होते हैं उनमें क्या होगा, अमोनिया पाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, पोरीफेरा, सिलेंट्रेट्स, लार्वा ऑफ फ्रॉग,
फिशेस, ETC, इन सब में उत्सर्जी पदार्थ, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या होगा? अमोनिया। दूसरी बात, यूरिया, जो यूरिया का एक्सक्रेशन करेंगे उनको हम कहेंगे यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक हम कहेंगे। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, इसे बॉडी में अधिक समय, अमोनिया की तुलना में ज्यादा समय तक रोका जा सकता है। इसे बॉडी में इसे बॉडी में अधिक समय तक रोका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह अमोनिया की तुलना में कम टॉक्सिक है। यह अमोनिया की तुलना में, अमोनिया की तुलना में कम टॉक्सिक है, कम विषैला होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल इसका क्या होगा? जैसे मैमल्स, जैसे प्राग, मैमल्स हैं, प्राग है। एक्सेप्शन में यहां पे आप देखेंगे अर्थवर्म, एंड क्रोकोडाइल, इनमें डुअल एक्सक्रेशन होता है, इनमें डुअल एक्सक्रेशन होगा, अर्थात इनमें अमोनिया भी बनेगा एंड यूरिया, ये दोनों का उत्सर्जन करते हैं। जब दोनों का उत्सर्जन करेंगे तब उसको कहेंगे डुअल एक्सक्रेशन। तो यहां पर डुअल एक्सक्रेशन हो रहा है। तीसरा मेन जो है नाइट्रोजिनस एक्सक्रेटरी मटेरियल के रूप में है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड है, यह सेमी सॉलिड होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा पूरी तरह से। कैसा होगा? सेमी सॉलिड, अर्ध ठोस। हो गया। दूसरा यहां पर आप देखिए, ये किन में पाए जाएंगे?
ड्राई एटमॉस्फेयर, लिख लीजिए, यह ड्राई एटमॉस्फेयर में रहने वाले जंतुओं में पाया जाता है। ड्राई एटमॉस्फेयर, शुष्क वातावरण में, ड्राई एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले जंतुओं में बनता है। इसका जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्या है, बर्ड्स, और क्या होगा, रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स में क्या हो जाएंगे, लिजार्ड और स्नेक्स। ये सेमी सॉलिड होगा। नेक्स्ट, और इसका जो एक्सक्रेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक एनिमल। एमिनोटेलिक एनिमल। एमिनो एसिड का उत्सर्जन जो करेंगे ये ज्यादातर मोलस्का के मेंबर हैं। ये एमिनो एसिड का एक्सक्रेशन करने वाले मेंबर मोलस्का के हैं। ये चार जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है वो मेन है। इसके अलावा भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बनते हैं। इसके अलावा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बनते हैं, वो हैं अदर्स में आप लिख लीजिए, जैसे ट्राई मेथिल एमीन ऑक्साइड, TMAO लिखा होगा या TMO। एग्जाम्पल, स्पाइडर और गुआनिन का उत्सर्जन। एग्जाम्पल, अर्थ वर्म। देखिए अर्थवर्म, और किसका एक्सप्रेशन कर रहा है, गुआनिन का। इसके बाद हिप्यूरिक एसिड, एंड आर्निथ्यूरिक एसिड, ये एक्सक्रेटरी मटेरियल। बेंजोइक एसिड का जब हमारे भोजन में क्या होगा, हमारे भोजन में बेंजोइक एसिड होगा। ठीक है, बेंजोइक एसिड किस में पाया जाएगा, फलों में। इस बेंजोइक एसिड से हिप्यूरिक एसिड बनेगा ह्यूमन में, मनुष्यों में, और आर्निथ्यूरिक एसिड बनेगा बर्ड्स में। बर्ड्स में आर्निथ्यूरिक एसिड बनेगा।
बेंजोइक एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो बेंजोइक एसिड प्लस ग्लाइसिन एरो हिप्यूरिक एसिड, बेंजोइक एसिड एसिड का रिएक्शन आर्निथिन से होगा तो क्या बनेगा, आर्निथ्यूरिक एसिड। ये क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन, ये क्या है, हाई एनर्जी फॉस्फेट, हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड, हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड। कौन, क्रिएटिनिन, क्रिएटिन, यहां पे देखिए हाई एनर्जी पाया जाता है और ये पाया जाता है इन मसल्स, पेशियों में, हमारी मांसपेशियों में, हमारी मांसपेशियों में हाई एनर्जी बॉन्ड युक्त जो ये कंपाउंड पाया जा रहा है, हाई एनर्जी बॉन्ड युक्त कंपाउंड जो ये पाया जा रहा है मांसपेशियों में, वो किस रूप में होगा, ये क्रिएटिन होगा। क्रिएटिन किस रूप में पाया जाएगा, ओ सॉरी, मसल्स में फास्फेट कंपाउंड किस रूप में होगा, क्रिएटिन इन मसल्स। तो एंजाइम की प्रेजेंस में इसकी जब मेटाबॉलिज्म होगी, क्रिएटिन काइनेज एंजाइम है, क्रिएटिन काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनेगा क्या, क्रिएटिनिन, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अब ये क्रिएटिनिन ये किडनी से होकर के शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। अब हमारे ब्लड में अगर हम देखते हैं क्रिएटिनिन चेक कराते हैं, जब किडनी टेस्ट हम कराते हैं तो वहां पर क्रिएटिनिन चेक किया जाता है, तो नॉर्मल पेशेंट में 0.1 से 1.3, ठीक है, पर 100 मिलीलीटर, ये कंडीशन रहती है, इतना होना चाहिए। या यहां पर परसेंट में कर दीजिए, ये कितना होना चाहिए, 0.1 से 1.3% पर 100 मिलीलीटर ये क्रिएटिनिन होना चाहिए। तब आप समझिए कि आपकी जो किडनी है बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि क्रिएटिनिन को हमेशा ब्लड से बाहर निकाल रही है। अगर ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ रही है तो इसका मतलब किडनी के द्वारा क्रिएटिनिन का फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। किडनी टेस्ट में ये होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT लिखा जाता है टेस्ट में। हो गया भैया, चलिए अब आप लिखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन।
कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं एनिमल्स में। अब अगर हम यहां पर प्रोटोजोआ को देखें, इन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में किडनी होगी नहीं, वो तो यूनिसेलुलर है। कैसा है? यूनिसेलुलर, एक कोश की। पूरी बॉडी किसकी बनी है? एक सेल। तो ये मान लीजिए प्रोटोजोआ है। सबसे बाहर जो लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या काम करेगा? एक्सक्रीशन का काम करेगा। तो एक्सक्रीशन किसके द्वारा होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कहें या बॉडी सरफेस, क्या कहेंगे? बॉडी सरफेस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप लिखेंगे बाई बॉडी सरफेस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन पोरीफेरा, सेम इन सिलेंट्रेटा, सेम इन टिनोफोरा। क्या होगा? सेम इन प्लेटी हेलमिन्थीज, प्लेटी हेलमिन्थीज। यहां पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में क्या पाया जा रहा है? फ्लेम सेल या सोलनो सोलनोसाइट, फ्लेम सेल या सोलनोसाइट होगा। ठीक है। इसके बाद किसमें? एस्कल हेलमिन्थीज क्या होगा? रेनेट सेल या एक्सक्रीटरी कैनाल। रेनेट सेल, एक्सक्रीटरी कैनाल एस्कल हेलमिन्थीज में पाया जाएगा। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे कहां? एनीलिडा। एनीलिडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में कई हैं, जैसे क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन में क्या पाया जाएगा? एंटीनल, एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड। और क्या होता है? मैक्सिलरी ग्लैंड। आगे जैसे इंसेक्ट, इंसेक्ट में माल पिगियन टिब्यूल, इंसेक्ट्स में। और स्पाइडर में
कॉक्सल ग्लैंड, ये सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। इन मोलस्का, मोलस्का में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं उसको कहेंगे ऑर्गन ऑफ बोजानस, और कहा जाता है ऑर्गन ऑफ केबर्स, ऑर्गन ऑफ केबर्स, लेकिन मेन क्या है, ऑर्गन ऑफ बोजानस। ऑर्गन ऑफ बोजानस मोलस्का। इसके बाद इकाइनो डर्मेटा, डर्मल पोर, डर्मल पोर्स आर अमीबोसाइट, डर्मल पोर्स। कार्डेटा, कार्डेटा में मेन रूप से क्या है, किडनी, किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी तीन प्रकार के, प्रोटोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। मुझे ही गर्मी लग रही है कि आप सबको लग रही है? हाँ, बहुत गर्मी लग रही है भाई। हाँ, यार बिल्कुल हवा नहीं बनी, कैसे समझ में नहीं आ रहा है। गर्म नहीं है ना? गर्मी लग रही है? नहीं ना? लग रही है? अगर आप लोगों को नहीं लग रही, केवल हमें लग रही है, तो इसका मतलब ये साइन किसका है? किसका साइन? किसका साइन? हाई ब्लड प्रेशर। हाँ, गर्मी लग रही ना? सब ठीक। ये कर रही नहीं लग रही है, डायरेक्ट है।
2 मिनट। भी आप लोगों के सामने, पत्थर भी सामने। ये मेरा दुर्भाग्य है, आप लोगों को कॉलेज में भी फैन नहीं होता। कॉलेज में जो फैन है केवल स्टूडेंट के नीचे, टीचर के पास बिल्कुल नहीं। अब जैसे वो वाला फैन है, वहां पे फैन है, टीचर यहाँ पे बिल्कुल फैन है ही नहीं, वहां हवा लगेगा। वही हाल यहाँ, आपके सामने कूलर है, पंखा है, एसी है, कभी कभी चलिए प्रोटोनेफ्रिक लिखिए एक लाइन, प्रोटोनेफ्रिक किडनी। देखिए यह किडनी किस में पाई जाएगी? फिश, है ना। प्रोटोनेफ्रिक किडनी कहाँ पे है? फिश में। प्रोटोनेफ्रिक किडनी, यह किडनी फिश में पाई जाती है। एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस में यह एम्फीबियंस में यह इम्ब्रियानिक अवस्था में फंक्शनल होता है। इम्ब्रियानिक, एम्फीबियन में यह इम्ब्रियानिक स्टेज में फंक्शनल होता है। इम्ब्रियानिक स्टेज में फंक्शनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मीजोनेफ्रिक, यह एडल्ट एम्फीबियंस में फंक्शनल होता है। यह एडल्ट एम्फीबियंस, एडल्ट एम्फीबियंस में फंक्शनल होता है। तथा रेप्टाइल एवं बर्ड्स में, रेप्टाइल एंड बर्ड्स में इम्ब्रियानिक अवस्था में फंक्शनल होता है। रेप्टाइल एंड बर्ड्स, पक्षियों में इम्ब्रियानिक अवस्था में फंक्शनल मतलब सक्रिय होता है। मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी मुख्य रूप से बर्ड्स और मैमल्स, रेप्टाइल्स में भी है। लिख लीजिए रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। बस ये हो गया एक्सक्रीटरी आर्गन।
नहीं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एडिनल ग्लैंड। सही स्पीकर नहीं बना क्या यार? अब नहीं बनेगा। वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। इसको कहा जाएगा कौन सी किडनी? राइट। इसको कहेंगे लेफ्ट किडनी। यहां पर इसको कहेंगे हाइलस, और इसे कहेंगे यूरेटर, और इसे कहा जाएगा यूरिनरी ब्लडर। ये हो गया यूरिनरी ब्लडर। ट्राइगोनल वेसिकल, आउटर स्फिंक्टर, इनर स्फिंक्टर,
यूरेथ्रा, थोड़ी देर जो पहले गर्मी लग रही थी, निश्चित है ब्लड प्रेशर इनहेंस किया था, क्योंकि अभी समय नहीं लग रहा, इनहेंस हुआ था। इसमें ब्लड वेसल्स भी दिखा दें। ये हो गया रीनल वेन, हो गया भैया। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी अभी बहुत सी चीजें जब सेक्शन यहाँ पर अलग करेंगे तब आपको ये सारी चीजें दिखाई देगी। देखिए किडनी है, ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये रीनल आर्टरी है और रीनल वेन। दो प्रकार की यहाँ पे वेसल्स पाई जाएगी, आर्टरी और वेन पाई जाएगी। यहाँ पर हाइलस होगा, हाइलस जो ग्रूव होता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये यही ग्रूव वाला भाग जो है हाइलस है, ये हाइलस इसको बोलेंगे। हाइलस वाले भाग से यहाँ पर देखिए प्रत्येक किडनी से एक एक डक्ट निकल रही है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, यूरेटर। ये यूरेटर किसमें ओपन हो रही है, यूरिनरी ब्लडर, और यूरिनरी ब्लडर एक डक्ट के माध्यम से कहाँ ओपन हो रहा है, यूरेथ्रा। कहाँ पे, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा शरीर से बाहर एक ओपनिंग के द्वारा खुलेगा। ठीक है, यही सारी चीज वहां पे दिखाई गई है। ये देखिए किडनी पर एड्रिनल ग्लैंड, प्रत्येक किडनी से एक एक डक्ट निकल रहा है जिसको यूरेटर कहेंगे। ये यूरेटर यूरिनरी ब्लडर में आकर के एक ट्राइगोनल वेस्किल होता है, इस ट्राइगोनल वेस्किल में ओपन होगा। ट्राइगोनल वेस्किल और यूरेथ्रा वाले स्थान पर यहाँ पर हम ये देखेंगे
जो ओपनिंग होती है, यहाँ पर दो प्रकार के स्फिंक्टर पाए जाते हैं, एक आउटर स्फिंक्टर और एक इनर स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब ढक्कन, स्फिंक्टर का मतलब मसल्स का बना हुआ स्फिंक्टर है। ये स्फिंक्टर वॉलंटरी होता है, हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। जैसे यूरिनरी ब्लडर में यूरिन भर जाएगा तो हम यूरिन को त्याग करते हैं, तो हमारी इच्छा अनुसार काम हो रहा है। तो आउटर जो स्फिंक्टर है ये कैसा होगा, ऐच्छिक होगा, जबकि इनर जो स्फिंक्टर होता है वो कैसा होता है, इनवॉल्युंटरी होता है। ये कैसा हो गया, अनैच्छिक हो गया, ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। बर्थ के बाद दोनों जो स्फिंक्टर होते हैं वो इनवॉल्युंटरी होते हैं। जैसे 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 एज बढ़ती चली जाती है, जो आउटर स्फिंक्टर होता है वो कैसा हो जाएगा, वॉलंटरी हो जाएगा। कैसा होगा, वॉलंटरी। इसी तरह से जब एज बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, बहुत अधिक हो जाती है, तब भी आउटर जो स्फिंक्टर है वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है, वो भी क्या हो जाता है, इनवॉलंटरी हो जाता है। ठीक है, तो ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नलिका है, एक डक्ट है, इसके माध्यम से ये शरीर से बाहर खुलेगा। तो एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लें। सबसे पहले देखा जाए किडनी। चलिए किडनी देखिए। चले जाओ। किडनी, हमारी बॉडी में कितनी किडनी, दो की एक जोड़ी, दो नहीं ना, अरे दो कहो चाहे एक जोड़ी कहो, दो पाई जाएगी ना कि एक जोड़ी पाई जाएगी। चलो ठीक। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में कौन कौन सा है, किडनी हो गई, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा यूरेटर, तीसरा क्या हो जाएगा, यूरिनरी ब्लडर, चौथा क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा। पढ़ेंगे हम किसको पहले, किडनी। चलिए नोट करिए, किडनी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन किडनी। बहुत जल्दी से।
रीनल कैप्सूल, कार्टेक्स, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, यूरेटर, पिरामिड्स ऑफ मेडुला, पिरामिड्स ऑफ मेडुला, स्पीड बढ़ाओ है। बहुत गर्मी है। अब पढ़ाई का जो है स्टाइल चेंज करना होगा। पढ़ाई की जो स्टाइल है वो चेंज करनी होगी। ठीक है। अभी तक कैसे पढ़ते थे? कह रही है बैठ के पढ़ते थे तो लेट के पढ़ेगी स्टाइल चेंज का मतलब ये है कि अब हम बुक भी जो पढ़ रहे थे वो सब हटा देंगे। ठीक है। नई बुक होगी हमारे पास, उसी से क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक है। और क्वेश्चन कई जगह से हमको सॉल्व करना है, क्योंकि अब आपके सामने लोक सेवा आयोग की कोई वैकेंसी नहीं है ना, आपके सामने चयन आयोग की वैकेंसी है। इसका पेपर जिस पैटर्न पे आता है उस पैटर्न की हमको पढ़ाई करनी है। समझ गए आप? उस पैटर्न की। और वो पैटर्न क्या होगा? टोटल कॉन्सेप्चुअल होगा। कॉन्सेप्चुअल बुक से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक से सॉल्व करना है। एक ही टाइप की बुक रहेगी, उसी से सॉल्व करना है। फिर इसके बाद हमको और विभिन्न स्रोत कहाँ से लेने हैं, और हमारी थिंक क्या होगी, सोच क्या होगी। अब हमें क्वेश्चन
120 अगर पैटर्न चेंज हुआ तब 30 क्वेश्चन क्या हो जाएगा जीएस का, 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट का ना। तो सब्जेक्ट में हमको 115 प्लस अब जाना है और चले जाएंगे 115 के ऊपर चले जाएंगे, हर कोई चाहेगा चला जाएगा। बस पढ़ाई का पैटर्न चेंज करिए, ठीक है। बोर्ड के बेस से पढ़िए। बोर्ड के बेस का मतलब जैसे बोर्ड में आप जाते हैं ना, याद करके मतलब समझ करके इस तरह का आप लिखते हैं, फिर तो उस तरह की हमको पढ़ाई करनी है। टू दी पॉइंट नहीं, टू दी पॉइंट भी वहीं से निकल जाता है। इसको बना लिया। बताएंगे कैसे कैसे करना। चलिए ये देखिए, यहाँ पे भैया देखिए, ये जो किडनी का सेक्शन काटा गया है इसको हम कहते हैं एच एल एस। एच का मतलब हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसको ऐसे काटा गया है। इसको काट रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे बाहर किडनी में एक कवरिंग है, एक आवरण है। इस कवरिंग को आप क्या कर रहे हैं, रीनल कैप्सूल कह रहे हैं। और ये 3 लेयर्ड होती है। कैसी होती है, 3 लेयर्ड कवरिंग होती है। एडिपोज, ठीक है, सबसे बाहर इसकी लेयर पाई जाती है, एडिपोज टिश्यू की बनी होती है। आगे जरा देखिए, जब इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर 2 भाग होता है। 2 भाग, बाहर की ओर कार्टेक्स ये लिखा गया है, और ये जो आप येलो से देख रहे हैं ये है मेडुला। 2 पार्ट हो गए किडनी में, 2 पार्ट, कार्टेक्स एंड मेडुला। ध्यान से अगर आप देखिए, इसका ये जो कार्टेक्स वाला भाग है ये मेडुला में ऐसे धंस गया है। ये मेडुला में ऐसे धंस करके यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना ले रहा है। और ये जो धंसा हुआ भाग है इसको कर रहे हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या कर रहे हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। इस रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी के कारण जो मेडुला है वह छोटे छोटे पिरामिड्स में डिवाइड हो गया। ये देखा गया है कि अगर फ्रॉग है, फ्रॉग की प्रत्येक किडनी में पिरामिड्स की जो संख्या होती है 6 होती है। और यहाँ पर अगर हम ह्यूमन की बात देखें तो 12 से 18 की संख्या में यहाँ पर। अगर हम रैबिट देखते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, 12 पिरामिड्स होते हैं। तो पिरामिड्स का निर्माण किससे हुआ, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी किससे बना, कार्टेक्स से। किससे बना, कार्टेक्स से बन रहा है। समझ में आया। फिर आप आगे जरा देखिए, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, ये जहां पर ये रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी का स्पेस है, खाली जगह है, इसको माइनर कैलिक्स कह रहे हैं। फिर ये माइनर कैलिक्स मिल करके एक बड़ा सा कैलिक्स बनाते हैं, इसको मेजर कैलिक्स कर रहे हैं। और मेजर कैलिक्स एक बड़े से स्पेस में ओपन हो रहा है, इसको पेल्विस कहा जा रहा है। यहीं से पेल्विस से एक जो डक्ट निकल रही है, इस डक्ट को यूरेटर कहते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। लिख लो जल्दी जल्दी, किडनी की बात खत्म करो। किडनी कहाँ है हमारी बॉडी में, कहाँ है किडनी, किधर है किडनी, देखी हो कि नहीं, कहाँ है, कहाँ है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में नहीं होता है। राइट किडनी
लेफ्ट किडनी ना, ये है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे किडनी है, समझ में आया। और हम ये देखेंगे ये राइट किडनी और ये लेफ्ट किडनी, यही हमारा लीवर होता है। लीवर थोड़ा सा राइट किडनी को नीचे स्थित कर देता है और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर होता है, ठीक है, ये पोजीशन होती है, सेम लेवल पर नहीं पाए जाते हैं। चलिए लिखिए, वन पेयर किडनी कितनी होगी, वन पेयर लिखिए राइट किडनी लीवर के कारण लेफ्ट किडनी से थोड़ा नीचे स्थित होती है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक किडनी के शीर्ष पर एपेक्स, प्रत्येक किडनी के एपेक्स पर या शीर्ष पर टैप लाइक एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है, एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है। एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, किडनी के हाइलस भाग से, हाइलस समझ रहे हैं ना, यही है हाइलस, यहाँ पे जो ये दिखाया गया है, जहां से यूरेटर ये निकल रहा है, यही हाइलस है। किडनी के हाइलस भाग से यूरेटर बाहर की ओर रीनल आर्टरी एंड वेन्स भीतर प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किडनी की कवरिंग या आवरण को रीनल कैप्सूल कहते हैं। रीनल कैप्सूल कहते हैं। यह 3 लेयर्ड होती है। रीनल कैप्सूल कहते हैं, यह 3 लेयर्ड होती है। थ्री लेयर्ड होती है। बाहर की ओर क्या होगी, फाइब्रस, सॉरी एडिपोज, मध्य में फाइब्रस लेयर और सबसे भीतर फैसिया। 3 लेयर्ड होती है, ठीक है, ये तीनों लेयर लिख दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
लिखिए, किडनी में कितने पार्ट? हाँ, 2 पार्ट ना। कौन कौन से? कार्टेक्स एंड मेडुला, ऐसे लिखो, कार्टेक्स एंड मेडुला 2 पार्ट हो गए। अब नीचे से लिखिए, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी के कारण मेडुला, मेडुला पिरामिड्स में बंट जाता है, पिरामिड्स में बंट जाता है। ये हो गया पिरामिड्स, ये हो गया फ्रॉग, कितने? 6, रैबिट कितने? 12, ह्यूमन 12 से 18 पिरामिड्स की संख्या। मेजर कैलिस, माइनर कैलिस फिगर में स्पष्ट हो रहा है, अब यहाँ पे इसको नोट नहीं करा रहे हैं। आगे लिखिए, प्रत्येक किडनी में दस से 12 लाख एक से 1.2 मिलियन नेफ्रॉन, जिसको कहते हैं यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन कहें या यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल, 10 से 12 लाख यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। दस से 12 लाख यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। इन्हें किडनी की यूनिट कहते हैं, किसे? नेफ्रॉन को, यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन को यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। हो गया। चलिए दूसरा पार्ट कौन सा है? यूरेटर, वन पेयर किस तरह से है? डक्ट लाइक, नलिका के समान, और यूनिडायरेक्शनल सीलिया प्रेजेंट, इसमें यूनिडायरेक्शनल सीलिया पाए जाते हैं। ये देखिए, ये है यूरेटर, इसमें इस तरह से एक डायरेक्शन में सीलिया पाए जाते हैं। ये
ठीक है, यूरिन तो इधर से इधर आए लेकिन इधर से इधर वापस न जाए। यूनिडायरेक्शनल सीलिया पाए जाते हैं। यूनिडायरेक्शनल एक दिशात्मक सीलिया पाए जाते हैं। काम इसका क्या हो गया? कंडक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन का संवहन करना, यूरिन को कंडक्ट करके कहां पे पहुंचाएगा? यूरिनरी ब्लडर। कहां पहुंचाएगा? यूरिनरी ब्लडर में। नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर कहां पे है? एब्डोमेन में। हमारा ये भाग क्या है? थोरेसिस। और ये भाग क्या है? एब्डोमेन। एब्डोमेन के ये डार्सल साइड और ये वेंट्रल साइड। एब्डोमेन के वेंट्रल साइड में एक कैसी है संरचना? ये थैलीनुमा। ठीक है, थैलीनुमा संरचना लिख लीजिए इसमें। यह एब्डोमेन के वेंट्रल साइड में पाया जाता है। देखो जल्दी, एब्डोमेन के वेंट्रल साइड में पाया जाता है। इसकी वाल वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। इसकी वाल, दीवार, इसकी भित्ति ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। यूरिनरी ब्लडर में डेट्रूसर मसल्स पाए जाते हैं। इसके कारण क्या होता है? यूरिनरी ब्लडर फैलता है ना? इसी के कारण फैलता है। यूरिनरी ब्लडर में डेट्रूसर मसल्स पाए जाते हैं। प्रसार पेशियां हैं ये, फैलने वाली पेशियां। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें ट्राइगोनल वेस्किल पाया जाता है। ट्राइगोनल वेस्किल पाया जाता है और इस वेस्किल में यूरेटर्स ओपन होते हैं और इस वेस्किल में यूरेटर ट्राइगोनल वेस्किल पाया जाता है। और इस वेस्किल में यूरेटर ओपन होते हैं, खुलते हैं, ओपन होते हैं। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, ट्राइगोनल वेस्किल एवं यूरेथ्रा के ओपनिंग पॉइंट पर, स्थान पर, जंक्शन पर दो वाल्व पाए जाते हैं।
दो वाल्व पाए जाते हैं, जिसे आउटर स्फिंक्टर एवं इनर स्फिंक्टर कहते हैं। ये क्रमशः वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी होते हैं। क्रमशः ऐच्छिक एवं अनैच्छिक होते हैं। बस ये लास्ट यूरेथ्रा डक्ट लाइक बस ये शरीर से बाहर ओपन हो गया एक्सक्रीटरी ऑर्गन में। अब हमें इसमें विशेष रूप से पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यही तो किडनी की क्या है, किडनी की यूनिट है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बहुत सिंपल इसका फिगर है। ये
डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, दोनों हेनलेज लूप कलेक्टिंग डक्ट पेल्विस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी वासा रेक्टा। बन गया। केवल लाइन खींचना था बस। हुआ भाई? हम्म। वही जो तुम पढ़ नहीं पा रही हो। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी क्या लिखा है? अब देखो, बोल नहीं पा रही है। क्या लिखा है? सुनो सुनो सुनो। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है, सफेद से लिख दें। ठीक भाई, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी हो गया, बना।
चलिए ये देखिए अब ध्यान से, किडनी में कितने पार्ट? 2 पार्ट ना, कौन कौन से? कार्टेक्स एंड मेडुला। ये देखिए बांट दिया गया, ये हो गया, ये हो गया मेडुला। कार्टेक्स में कौन कौन सा पार्ट? बाउमेन, बाउमेन, और क्या है? और क्या है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये सब कहां पे हैं? कार्टेक्स रीजन में। कौन सी कैपिलरी कार्टेक्स में है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ना। मेडुला रीजन में क्या है? हेल्ले लूप, और क्या है? वासा रेक्टा। ठीक है, देखिए बाउमैन कैप्सूल ये कैसा है? कैसा है? बाउल शेप्ड या कप शेप्ड। और इसकी जो दीवार होती है, इसकी दीवार में एक प्रकार की सेल्स होती है, लिखाया जाएगा। और इस सेल्स में पोर्स पाए जाते हैं, और इस सेल का नाम है पोडोसाइट। क्या है? पोडोसाइट। बाउमैन कैप्सूल ओपन इनटू प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल एंटर इनटू मेडुला एंड फॉर्म ये यू शेप्ड नलिका। यू के आकार की ये डक्ट बना रही है ना, फॉर्म यू शेप्ड डक्ट। क्या कहेंगे? हेल्ले लूप डिवाइड्स इनटू डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। नीचे आ रही है डिसेंडिंग लिम्ब, ऊपर की ओर कार्टेक्स की तरफ जा रही है असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब कन्वर्ट्स इनटू डीसीटी, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन इनटू लॉन्ग डक्ट कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। एक डक्ट में ओपन हो रही है, जिसको हम क्या कर रहे हैं? कलेक्टिंग डक्ट। एक एक पार्ट के बारे में, किसका बना है, कैसे बना है, ये हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आज नहीं लिखेंगे।